नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। बात करते हो अपने एग्जाम की तो आप मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की बात करते हो तो एक बहुत बड़ा पार्ट यानी बृहद पार्ट आपका एग्जाम में आता है, ट्रेंड करता है, जिसका नाम है बुद्धि। इंटेलिजेंस या बुद्धि लब्धि या आईक्यू की बात करें, तमाम ऐसे पार्ट हैं दोस्तों। यहां से आपके क्वेश्चंस 40% बन जाते हैं पेडागोजी को भी मिला के। अगर इस पार्ट को आपने 10 मिनट मुझे कंसंट्रेशन के साथ सुन लिया तो मैं चाहूंगा कि कोई भी किताबी भाषा आपको परेशान कर रही हो, वादा है मेरा कि जिंदगी में परेशान नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, एक और चीज याद रखिएगा, जितने भी यूट्यूब पर वीडियो पड़े हैं, बहुत सारे टीचर्स ने, अगर हम बात करें पार्ट 1 पार्ट 2 में बनाए हुए हैं, बुद्धि लब्धि को अलग किया है। कोई भी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा मटेरियल आपको इस वीडियो में मिलेगा। एक पेन एक कॉपी ले लीजिएगा। हर बहन हर भाई मेरा एक संयुक्त परिवार है। सारी वीडियोस की लिंक नीचे, जितने भी सिद्धांत हैं पावलोव स्किनर, एक बार चेक करना, पहले इस वीडियो को देखो। देखिएगा, सबसे पहले 5 परिभाषाएं दी गई हैं और इन 5 परिभाषाओं के अलावा आपको कुछ नहीं याद करना है। जो आपको ट्रिक लगेगी मैं ट्रिक भी बता दूंगा। देखिएगा, अगर परिभाषाओं से पहले आपको पेन चलाना है तो कहां पर पेन चलाना है? सबसे पहले बुद्धि को जानना जरूरी है। बुद्धि का प्रयोग, सबसे पहला क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यह बता दीजिएगा कि सर्वप्रथम इंटेलिजेंस या बुद्धि का प्रयोग किसने किया है। मुझे ये पूरे वीडियो में नहीं कहना है कि सर सब्सक्राइब और लाइक करो, आप समझदार हैं, अच्छा लगेगा तो आप हमें रेटिंग जरूर देना। रेटिंग का मतलब है कि आप हमारा परिवार यानी संयुक्त परिवार होके हमसे जुड़िएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब तभी करना। देखिएगा सर, अगर हम बात करते हैं फ्रांसिस गार्टन साहब ऐसे थे जिन्होंने 1885 में सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग यानी इंटेलिजेंस का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन आपका एक तैयार हो गया। अब सर बात होती है कि बुद्धि आपसे पूछा गया है, स्टेटमेंट या कथन के क्वेश्चंस में कई बार पूछा गया है कि बुद्धि अमूर्त है या फिर मूर्त है। तो ये एक चीज मुझे बताओ, अमूर्त का मतलब आप समझ रहे होगे कि अमूर्त मतलब होता है जो चीज आपको दिखाई ना दे, और मूर्त की बात अगर मैं कर दूं तो जो चीज आपको दिखाई दे, मूर्त वस्तुएं। जैसे अगर हम कोई बात करते हैं, किताब आपको दिखाई देती है, आपके पिताजी माताजी, है ना, जो चीजें हमें आंख से दिखाई पड़े वो हमारी मूर्त होती हैं, जो अमूर्त हैं वो हमें नहीं दिखाई देती हैं। तो बस इतना याद रखना है कि मुझे ये बता दो, एक सिंपल सा जवाब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो जवाब देना कि क्या आपको बुद्धि दिखाई देती है। तो आप कहोगे भाई बुद्धि कहां से दिखाई देगी, बुद्धि तो हमारे दिमाग के अंदर है, हम उसको केवल रियलाइज कर सकते हैं ना, तो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है तो हमारी कैसी हो जाएगी, अमूर्त हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या है कि बुद्धि क्या है? बुद्धि यह है कि विभिन्न प्रकार की योग्यता, किसी में राजनेता बनने की है, किसी में यहां पर आपके बात करें टीचर बनने की है, ठीक है। तो कोई भैया है आपका कवि, तो कोई है भैया विद्वान, ठीक है, कोई पंडित है, कोई कुछ भी है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग क्राइटेरिया में है, तो एक विभिन्न प्रकार की योग्यता है, ठीक है, समझ गए। अब बात आती है समस्या को हल करने की क्षमता व गुण जिसके पास अधिक होगा वह अधिक बुद्धिमान या अधिक बुद्धि वाला या अधिक बुद्धि या इंटेलिजेंस वाला होगा। समझ रहे हैं? इतने पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब जिंदगी में आपको यह नहीं पता करना पड़ेगा कि बुद्धि अमूर्त है मूर्त है, या फ्रांसिस गार्टन कौन थे, या भैया आपको यह जानना नहीं पड़ेगा कि कौन सी योग्यता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा एक और पॉइंट जान लेते हैं, बुद्धि का इतिहास क्या है। सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसिस गार्टन, जो मैंने अभी ऊपर बताया है, कौन सा सर? ये फ्रांसिस गार्टन साहब 1885 में किया था इन्होंने, बुद्धि पर थोड़ा सा स्टडी किया, ठीक है, और जनता का ध्यान बुद्धि की तरफ खींचा था। लेकिन क्वेश्चन एक और बहुत बार आता है कि ये बताओ कि मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक कौन सी है। हमेशा याद रखना, आपके एग्जाम में एक पुस्तक हमेशा आती है, हमेशा एक पुस्तक आती है और उसका आपको आंसर देना पड़ता है, ठीक है। खैर, अभी हम एक क्वेश्चन एक पुस्तक का नाम लेंगे और बाद बाकी इकट्ठी 100 पुस्तक का हम वीडियो आपको दे देंगे, ठीक है। तो देखिएगा, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट जो पुस्तक है वो हमारी कैटल साहब की है। 1890 में इनका प्रकाशन हुआ था। अब कैटल साहब भी बुद्धि से रिलेट करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम बाद में करेंगे। अब बात आती है कि अब अपना पेन चलाइए आप, किस पर? इस पर चलाइए 5 परिभाषाएं जो इससे ज्यादा आपकी पूछी ही नहीं जाती हैं। देखिएगा सर कि बुद्धि सबसे पहले क्या है, 4 परिभाषाएं हैं। बुद्धि सबसे पहले मैंने आपसे कहा है कि विभिन्न प्रकार की योग्यता है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं योग्यता तो है,
तो सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है। क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं जब भी मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूं कि 4+4 कितने होते हैं, 4+4 कितने होते हैं, तो आप कहते हो सर 8 होते हैं, यानी 8 होते हैं। तो आप ना कहीं आपने माइंड को जोड़ दिया, आपने सोचा उस चीज को कि वाकई में जो मेरे अवधारणा बसी हुई है दिमाग में, क्या मैं सही बोल रहा हूं, तो आप कहते हो सर सही बोल रहा हूं। अब बात आती है टर्मेन। देखो टर्मेन में आपको रा ऊपर उड़ा दिखाई दे रहा है और अमूर्त में भी रा ऊपर उड़ा दिखाई दे रहा है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि अमूर्त की अगर बात करें, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही इंटेलिजेंस है, तो यह हमारा किसने कहा है? टर्मेन ने कहा है। ठीक है, क्वेश्चन बार बार यह पूछा जाता है, सबसे ज्यादा यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्धि के बारे में यह पूछा गया है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह किसने कहा है? तो ऑप्शन में टर्मेन मिल जाए तो आपको मार देना है। थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि अमूर्त और टर्मेन में रा दोनों में उड़ा है, तो आपको ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा लॉजिक लग जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वकिंघम। वकिंघम लिख लेना, यहां पर धम लिख गया है, वकिंघम लिख लेना। वकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। यह अभी तक केवल एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एमपीटेट, रीट और सीटेट वाले बहुत अच्छी तरीके से, जितने भी हैं यूपीटेट, सुपरटेट वाले, अच्छी तरीके से इस चीज को देख लेना। बुद्धि आपके पूरे यहां पर कॉमन फैक्टर है, बहुत बढ़िया। वुडवर्थ, देखो अगर मैं इसको ट्रिक से आपको बताऊं तो वुडवर्थ में आपका अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, वुडवर्थ ऐसे लिख सकता हूं, सिंपल सी। तो डब्लू इसमें भी आ रहा, डब्लू इसमें भी आ रहा और बुद्धि में भी डब्लू आ रहा। ठीक है, ऐसे ही मगर हिंदी में अलग लिखेंगे। और कार्य करने में, कार्य का इंग्लिश क्या होता है? वर्क होता है ना। तो वर्क मींस भी आपका कार्य, यानी वर्क में भी डब्लू आ रहा है। तो वुडवर्थ में 2 बार डब्लू आया है और वर्क में 1 बार डब्लू आया है। तो ये बताओ डब्लू डब्लू के साथ हम डब्लू को मिलाएंगे तो भैया हिंट आपको दे रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, अगर याद ना हो। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये किसने कहा है दोस्तों? आपके वुडवर्थ ने कहा है। और मन और मस्तिष्क आप दिमाग में रखते हो कि मन मस्तिष्क, हमेशा कहते हो मन मस्तिष्क में तुम्हारे क्या चल रहा है। तो मन साहब की एक परिभाषा थी कि नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नवीनता ही बुद्धि है। ठीक है, तो जिसमें मस्तिष्क वर्ड आ जाए वो हमारा हो जाएगा मन के अनुसार, यानी मन साहब ने एक परिभाषा दी थी। तो 4 परिभाषाएं आपको याद रखनी है, कौन कौन सी? टर्मेन, वकिंघम, वुडवर्थ और मन। ठीक है, चलते हैं। यहां पर एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा फटाफट, एक स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले लीजिएगा। ठीक है, चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट। हाँ, एक बात याद रखना, मैं सिलेक्शन की गारंटी ऐसे नहीं लेता जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, अपने हाथ का पेन चलाएंगे तभी आपके दिमाग में उस चीज का पन्ना तक याद रहता है, उस चीज का पेज तक याद रहता है कि मैंने कहां पर क्या चीज लिखी है, चाहे वो कॉपी बंद रखी हो। ठीक है, याद रखिएगा, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब बात आती है सर यहां पर कि बुद्धि की विशेषताएं क्या है। अगर इस पार्ट को पढ़ लिया तो बुद्धि के पेडागोजी के सारे क्वेश्चंस आपके हल हो जाएंगे। ठीक है, अब सर बात आती है, हर बहन हर भाई यहां पर थोड़ा सा कंसंट्रेशन दे और लिखता भी जाए। वीडियो को अगर तेज लग रही हो तो उसको रोक रोक कर लिखता जाए। देखिएगा, बुद्धि की विशेषता आप जानते हो, बुद्धि जन्मजात शक्तियों व योग्यता की बात करते हैं। जब भी हम बात करते हैं आपके माता पिता की बात करते हैं, तो अगर मैं ये कह दूं क्या बुद्धि पर लिंग का प्रभाव पड़ता है, तो मैं कहूंगा सर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये मैं नहीं कह सकता कि बच्चे में, यानी अगर बच्ची में बुद्धि कम है तो क्या बच्चे में ज्यादा होती है, यानी किसी भी लड़का और लड़की में यह निश्चित नहीं करा जा सकता कि बुद्धि उसमें कम होगी उसमें ज्यादा होगी। तो याद रखिएगा, लिंग का प्रभाव बुद्धि पर नहीं पड़ता है। जन्मजात शक्ति व योग्यता है। बुद्धि एक विकासशील एवं परिवर्तन योग्यता है। परिवर्तन वर्ड आया है, विकासशील वर्ड आया, तो मुझे ये बताओ, जब आप स्कूल में जाते हो तो कहीं ना कहीं जीरो होते हो और वहां पर आपको कांट छांट के या मास्टर क्या कर देता है, मार मार के या पढ़ा पढ़ा के, सिखा सिखा के वो आपको परिवर्तित कर देता है, एक बेहतरीन आदमी बना देता है। वहां से आप जब निकलते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं परिवर्तित हो जाते हो आप। बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। जब आपका वातावरण, एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, सकारात्मक होगा, तो आप ज्यादा डेवलप करोगे खुद को, बुद्धि को डेवलप ज्यादा करोगे। वंशानुक्रम का मतलब होता है हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब होता है अपने पूर्वजों से आप जो अपने गुण लेकर आए हो अपने शरीर में। ठीक है, वंशानुक्रम शरीर के ऊपर बात करता है और वातावरण आपके बाहरी वातावरण की बात करता है। ठीक है, बुद्धि पर वह परिस्थितियों के अनुसार बदलती, भाई परिस्थितियां जैसी होंगी वैसी बदल जाएगा, सिंपल सी बात है। बुद्धि आयु व परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है आपकी तो फिर क्या होता है, बुद्धि चेंज हो जाती है। ठीक है, उचित प्रकार से उत्तर देना, तर्क वितर्क करना, चिंतन कल्पना आदि योग्यता ही बुद्धि है। किसी ने पूछा कि आप कैसे कुएं में गिरे थे, तो कहीं ना कहीं आपने सोचा, ठीक है, या फिर आपने बोला कि कैसे जो है आपने सपना देखा था एक भयानक, तो कल्पना करता है कि कहीं ना कहीं चीजें हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे हुआ, या वो सोच के इंडिया में बैठा है, वो सोच रहा है जापान की या इंग्लैंड की बात कर रहा है कि मैं नदी के किनारे पर बैठा हूं, वो कल्पना कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बुद्धि है। या एक कवि अपनी किताब लिखते समय, वो कविता लिखते समय कल्पना करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यही होता है। एक राजनेता तर्क वितर्क करता है तो उसके पास जितनी बुद्धि होगी वो
उतना ही सटीक जवाब दे पाएगा। ठीक है, ये आप समझ रहे हो, जैसे जैसे आप न्यूज़ चैनल की बात करते हो डिबेट में, है ना। बहुत बढ़िया। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, सीखोगे तो भैया आपकी योग्यता यानी कैपेबिलिटी जो है बढ़ेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपका 8वां क्या है, प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित करने की योग्यता ही बुद्धि है। जो वातावरण में आप जा रहे हो, पहले सकारात्मक में थे, अभी नकारात्मक में हो, अगर आपने उसमें सामंजस्य अपना कर लिया, उसको लेवल कर लिया, तो आप उतने ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप उतने ही ज्यादा कैपेबल हो। ठीक है, अनुभव से लाभ उठाने की ही योग्यता की बुद्धि, आपके ज्यादा एक्सपीरियंस है, बोलते नहीं कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है कंप्यूटर साइंस का, आपके पास कितना टीचिंग का एक्सपीरियंस है, भैया उतना ही आप बेस्ट पढ़ा सकते हो। ठीक है, अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन। अमूर्त विचार, मैंने कहा बुद्धि कैसी है, अमूर्त है। ठीक है, अमूर्त है। आप कहीं ना कहीं चीजों को जैसे कल्पना करते हो, कवि कल्पना करता है, निबंध लेखन जो आदमी करता है, लेखक करता है, तो वो भी कल्पना करता है। ठीक है, नदी के किनारे बैठकर बहुत सारी चीजें वो सोचता है और अपनी कॉपी में लिखता है। तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बता दीजिएगा कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्न ऑप्शंस में से ए बी सी डी ऑप्शंस होंगे आपके, कहेगा निम्न ऑप्शंस में से कौन सी बुद्धि थॉर्नडाइक की नहीं है। जब आपको हैं वाली पता होगा तभी तो आपकी एक ऑप्शन में ऐसी होगी जिसमें नहीं दिया होगा, तो भैया वही तो पता मार पाओगे। तो सबसे पहले है वाला याद करो। थॉर्नडाइक व गैरेट ने 3 प्रकार की बुद्धियां बताई थी, एक मूर्त बुद्धि, दूसरी अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि में क्या था कि इसे गायक या यांत्रिक भी कहते हैं। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों व मशीनों से होता था। ठीक है, याद रखिएगा, इस चीज को हम देखने के लिए हम बात करते थे, वाद्य यंत्रों की बात कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको इन परिभाषाओं की बात नहीं पूछी जाती है कभी भी एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं क्या, जब भी हम इंजीनियर की बात करते हैं तो उसमें मूर्त बुद्धि की बात आती है। ठीक है, अमूर्त बुद्धि की बात आ जाएगी जिसमें कवि की बात करते हैं, तो कवि की आप बुद्धि अमूर्त होती है क्योंकि वो सोचता है, कल्पना करता है, और कल्पना कभी दिखाई नहीं देती है। तो याद रखिएगा, आपको अगर ये ना याद रहे, लेकिन ये तीन वर्ड आपको याद रखने हैं कि थॉर्नडाइक के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धि हैं। ठीक है, अमूर्त बुद्धि के अनुसार मैंने बताया कवि और लेखक की जो विवेचना होती है, वो सोचता है, नदी के किनारे बैठकर अपनी कविता को लिखता है। ठीक है, तो उसमें होती है अमूर्त बुद्धि। और सामाजिक बुद्धि, आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजनेता में कौन सी बुद्धि होती है, आपसे पूछे कवि में कौन सी बुद्धि होती है, तो कवि में आप तो अमूर्त लगा दोगे, और राजनेता में क्या लगाओगे, राजनेता और प्रधान अगर पूछ ले तो प्रधान में आप सामाजिक बुद्धि लगाओगे, क्योंकि राजनेता और प्रधान ये लोग आपके समाज से जुड़े होते हैं, उनके लोगों से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं सामाजिक बुद्धि वाले। इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलनशीलता से होता है, और अमूर्त बुद्धि का, इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है, जो आप कवि और लेखक के बारे में मैंने बताया। सारी डिटेल में दूंगा, वीडियो लाइक और अनलाइक का सिलसिला यहां पर बढ़ेगा, लेकिन मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे हर दिमाग, हर बहन, हर भाई का सिलेक्शन दिखता है, मुझे सरकारी सीट दिखती है, इसलिए मैं कभी भी शिक्षा को बेचने का काम नहीं करता हूं, क्योंकि अगर मैं भी बिक गया तो फिर सारी चीजें बिक जाएंगी, सबका भरोसा उठ जाएगा। सर बात करेंगे सर बुद्धि के सिद्धांत की। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से 100% क्वेश्चन आता है, कभी भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि का बालू का सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि का त्रितत्व का सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि का परमाणुवादी सिद्धांत किसने दिया, निरंकुशवादी सिद्धांत किसने दिया। अब ये सारे क्वेश्चन अगर हमें पता होंगे तभी तो हम दे पाएंगे, नहीं तो तुक्का हमारा जिंदाबाद। तो तुक्का के लिए नहीं सर हम बैठे हैं, हमें पढ़ना है, हमें माँ बाप को यहाँ पर अपने को धोखा नहीं देना है। देखिएगा, एक तत्व का सिद्धांत आपको ऑप्शंस में लिखना है, और ये सब मत लिखना, आपको मैं बता रहा हूं, आपको लिखना है एक तत्व का सिद्धांत और डायरेक्ट लिख देना है अल्फ्रेड बिने। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं यहां पर नॉलेज के लिए। अल्फ्रेड बिने ने 1911 में दिया था, जिसको कहा गया एक तत्व का सिद्धांत या सामान्य तत्व। ठीक है, इसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहा गया। अब क्यों कहा गया, ये जहन में बात आती होगी। ठीक है, देखो, इन्होंने कहा, अल्फ्रेड बिने साहब ने सबसे पहले 1911 में, थोड़ा सा पता नहीं इनको ज्ञान कम था या पता नहीं, लेकिन ज्ञान तो भैया बहुत था, लेकिन बुद्धि के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने ही सबसे पहले, अगर हम बात करें परीक्षण की बात आती है तो ये तो कोई कह नहीं सकता कि भैया अल्फ्रेड बिने साहब में ज्ञान कम था, लेकिन चीज़ों में समझने में थोड़ा सा हेर फेर हो गया। याद रखिएगा, बुद्धि आईक्यू को ही इन्होंने, आईक्यू इंटेलिजेंस यानी बुद्धि इंटेलिजेंस को ही इन्होंने परिभाषित किया है, परीक्षण को ही इन्होंने परिभाषित किया है। ठीक है, बात आती है सर यहां पर एक तत्व सिद्धांत का मतलब क्या है। इन्होंने ये कहा था अल्फ्रेड बिने ने कि भैया सभी में, यानी जितने भी मनुष्य हैं पृथ्वी पर, सभी में एक तरीके की बुद्धि होती है। तो इसलिए बहुत सारे जो बाद में लोग आए,
ठीक है। तो उन्होंने इसका जो है विरोध किया और इस सिद्धांत का नाम रख गया, इसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। यानी निरंकुशवादी सिद्धांत इसलिए कहा गया क्योंकि बाद में इनकी आलोचना बहुत हुई, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्योंकि हर आदमी में एक तरीके की बुद्धि तो हो नहीं सकती है। चाहे हम हो तो हम अलग सोच रहे होंगे, तुम हो तुम अलग सोच रहे होगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसको एक खंड का सिद्धांत भी कहते हैं, यह भी आपको अच्छी तरीके से समझना है। नीचे दूसरी हेडिंग में लिखना है द्वितत्व का सिद्धांत, जो स्पीयरमैन ने, इसको सही लिख लेना, कैसा लिखना है, स्पीयरमैन ऐसे लिख लेना, ठीक है, स्पीयरमैन ने दिया है। और तीसरा पॉइंट नीचे लिख लेना त्रितत्व का सिद्धांत या त्रिखंड का सिद्धांत या द्विखंड का सिद्धांत। तो द्विखंड का सिद्धांत या द्वितत्व का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया है और त्रिखंड या त्रितत्व का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया है। कब दिया है? 1904 में दिया है। ब्रिटेन या लंदन की बात आती है। इन्होंने दो तत्व बताए थे, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व, यानी जनरल की बात होती है, इस ऊपर वाले सामान्य तत्व को कहते हैं, ठीक है। अभी आपको केवल याद रखना है कि जी तत्व किसने दिया है, विशिष्ट तत्व किसने दिया है। जब भी हम जी कारक की बात करते हैं, यस कारक या यफ कारक की बात करते हैं, तो दोस्तों हमारे आपके आते हैं स्पीयरमैन। और त्रिखंड के सिद्धांत की बात करें तो हमारा स्पीयरमैन ने ही दिया है। नीचे हमने नोट में लिख दिया है त्रितत्व या त्रिखंड का सिद्धांत स्पीयरमैन ने ही दिया है, इसी में एक तत्व को और जोड़ दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहां पर क्या था कि ऊपर अल्फ्रेड बिने ने एक प्रकार की बुद्धि बताई, जैसे ही स्पीयरमैन आए तो उन्होंने कह दिया साहब मैं एक प्रकार की बुद्धि नहीं मानता हूं, मैं तो कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति में दो तरीके की बुद्धि होती है। थोड़े दिन बाद स्पीयरमैन अपने ही से ही सिद्धांत से उलट गया और कहा कि दो तरीके की बुद्धि नहीं, अब साहब तीन तरीके की बुद्धि होती है प्रत्येक में, ठीक है। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, कहते हैं बहुतत्व का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत किसने दिया, परमाणुवादी सिद्धांत किसने दिया, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया। तो सभी का आंसर आपको लिख लेना है थॉर्नडाइक, जो आपके यूएसए के हैं। थॉर्नडाइक का नियम आपको जरूर पढ़ना है, जो नीचे लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उसने उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। मतलब क्या है, अभी तक बिने ने कहा एक ही बुद्धि होती है, स्पीयरमैन आए कि बोले दो ही होती हैं, फिर थोड़े दिन बाद स्पीयरमैन बोले कि तीन तरीके की होती हैं। लेकिन जैसे ही थॉर्नडाइक आए इन्होंने कहा बुद्धि ना तो एक होती है, ना दो होती है, ना तीन होती हैं, बोले कि बहुत सारी बुद्धि होती हैं, बहुत प्रकार की होती हैं। समझ गए, बहुकारक बुद्धि, बहुत कारक होते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना में बालू के ढेर से कहा, यानी दोस्तों इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी बालू में बहुत सारे कण होते हैं ना, इसलिए कहा गया बहुकारक सिद्धांत को। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आया है कि बहुकारक सिद्धांत को कितने नामों से जानते हैं या निम्न में से कौन से नाम से जानते हैं। जब ऑप्शन में हो बालू का सिद्धांत तो आप बालू के सिद्धांत को मार देना, जब ऑप्शन हो आपका परमाणुवादी सिद्धांत तो आप परमाणुवादी सिद्धांत मार देना। कंसंट्रेशन के साथ पूरा वीडियो देख लेना, और मैं ये बाद में पूछूंगा कि लास्ट में वीडियो में क्या था, ठीक है, कितने बच्चों ने यहां पर देखा है। और छोड़ देते हैं बच्चे व्हाट्सएप एसएमएस की वजह से, नोटिफिकेशन आया व्हाट्सएप पे चले गए और यहां पर काम खत्म हो गया, डिले हो गया, बोले बाद में देख लेंगे, और बाद कभी होता नहीं। उतना ही लक्ष्य आपको अपना पीछे कर देते हो जितना अभी पढ़ाई को करते हो, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात आती है सर यहां पर समूह तत्व का सिद्धांत। जब भी हम बात करते हैं समूहवादी सिद्धांत किसने दिया, तो आपका हो जाएगा समूहवादी बुद्धि का सिद्धांत दिया है थॉर्स्टन ने। एक बार सन भूल जाना लेकिन नाम मत भूलना, 1938 में दिया था। पुस्तक कई बार पूछी गई है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी लिख लेना। एबिलिटी किसकी पुस्तक है, तो साहब है थर्स्टन। इन्होंने कुल 13 तत्व बताए थे, इनमें 7 तत्वों को प्रमुख माना गया था, ठीक है। अब यहां पर केवल आपको थोड़ा सा दिमाग और लगाना है, 3-4 बुद्धि के सिद्धांत डायरेक्ट लिख लेने हैं। जैसे कहा त्रिचापित सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल ने दिया था, ठीक है। कैटल की हमने सबसे पहले आपको बुक लिखवाई थी, जरा ऊपर देखना अगर नोट्स में लिखा हो आपने। विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया है, विकास का सिद्धांत हमने आपको पढ़ाया है कि अवस्था के परिवर्तन के अनुसार जीन पियाजे ने एक सिद्धांत दिया था जिसको हमने कहा था विकासात्मक सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है। बुद्धि का व खा सिद्धांत हैव ने दिया है, ठीक है, हैव ने दिया है। और पदानुक्रमित सिद्धांत दिया है फिलिप वर्नर ने। पदानुक्रमित सिद्धांत दिया है फिलिप वर्नर ने दिया है, इसको एक साथ में लिख लेना, एक ही नाम है फिलिप वर्नर ने। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछे कि त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया है, त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया है, त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है। तो आपको क्या लिख देना है, गिलफोर्ड लिख देना है। तो हम आपसे अगर मैं पूछूं कि त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया है तो गिलफोर्ड हो जाएगा, गिलफोर्ड कर लेना यहां पर। और आपसे पूछूं कि बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है तो आप कहते हो बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत तीनों थॉर्नडाइक ने ही दिए हैं। निरंकुशतावादी सिद्धांत को एक तत्व का सिद्धांत कहते हैं या एक खंड का सिद्धांत कहते हैं, जिसे अल्फ्रेड बिने ने दिया है। द्विकारक सिद्धांत आपका स्पीयरमैन, त्रिकारक आपका स्पीयरमैन और बहुकारक आपका
सिंपल सी बात है भैया, इसमें क्या सोचना है, थॉर्नडाइक। ठीक है, अब बात करते हैं कैटल बी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटल बी बहुत बार पूछा गया है। कैटल का सिद्धांत तरल ठोस बुद्धि का चीजें, पहले सबसे पहले बुद्धि लब्धि पढ़ो। बुद्धि लब्धि है क्या? बुद्धि लब्धि को कहा जाता है आईक्यू, समझना मेरी बात, बुद्धि लब्धि को आईक्यू कहा जाता है। और बुद्धि लब्धि आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। और जिसको बच्चे को इंग्लिश में अगर ऑप्शन में आ जाए कि सर ये तो आया नहीं, आपने क्या पढ़ाया था, तो ये तो आया था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु में MA/CA जरूर याद रखना। ठीक है, अभी 100 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ऊपर देखो 100 नहीं लगा है। याद रखना, यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि बुद्धि लब्धि के जनक कौन है, तो आपको करना है क्या, आगे लिख लेना है बुद्धि लब्धि, पहला क्वेश्चन आपको लिख लेना है बुद्धि लब्धि के जनक कौन है, आपसे कहना है स्टर्न है। और जो बच्चे कह रहे हैं कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो, बुद्धि लब्धि के जनक तो टर्मेन है, तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि बुद्धि लब्धि के जनक स्टर्न है, लेकिन बुद्धि लब्धि मापन के जनक आपके टर्मेन है। जब भी मापन और लग जाए, देखो बुद्धि लब्धि के जनक स्टर्न है और मापन के जनक कौन है, टर्मेन है। ये आपको 2 पॉइंट अपने हिसाब से नीचे नोट में लिख लेना है। क्या? पहला बुद्धि लब्धि के जनक स्टर्न, दूसरा बुद्धि लब्धि मापन के जनक आपके टर्मेन। अब बात आती है समझाने की। आईक्यू का सूत्र आप देख लिया, आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्टर्न का निम्न में से सूत्र कौन सा है, तो स्टर्न का सूत्र यह है और टर्मेन का सूत्र यह है। जिसमें 100 लग जाए वो हमारा टर्मेन का सूत्र है, जिसमें 100 ना लगा हो वो हमारा स्टर्न का सूत्र है। तो स्टर्न ने सबसे पहले दिया था सूत्र, जिसीलिए बोल दिया गया ये हमारे आईक्यू के जनक है। ठीक है, अब बात आती है कि थोड़े दिन बाद परिवर्तन हुआ, टर्मेन साहब आए और टर्मेन साहब को जरूरत पड़ी कि किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू को चेक किया जाए। इन्होंने अभी तक चेक नहीं किया था, नहीं तो इनको नहीं कह देते मापन का जनक, इसलिए इन्होंने चेक किया। और चेक करने के लिए इन्होंने 100 एक सूत्र नया प्रतिपादित किया, जिसको कहा गया टर्मेन सूत्र। आईक्यू का सूत्र 1911 के बाद, और इसे टर्मेन का सूत्र कहा जाने लगा, और इसीलिए यह हो गए मापन के जनक। ठीक है, बात करते हैं यहां पर अगली कड़ी में दोस्तों। यहां से बात आती है कि अल्फा परीक्षण यानी आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण क्या है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि शाब्दिक परीक्षण कौन सा है और अशाब्दिक परीक्षण कौन सा है। एक आपके अगर हम बात करें विश्व युद्ध की, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आर्मी को यानी लोगों की जरूरत पड़ी, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ी, और उसमें कुछ थे आपके अनपढ़ और कुछ थे आपके पढ़े लिखे। तो एक पढ़े लिखे की बात करें तो पढ़े लिखों के लिए एक परीक्षण आया जिसको कहा गया आर्मी अल्फा परीक्षण। यानी आर्मी अल्फा परीक्षण शाब्दिक था, जिसमें आपके अक्षर लिखे थे का खा गा, जो पढ़ लिख लेते थे। तो भैया जब शाब्दिक होगा तो ये पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए ही तो होगा भाई, जो वर्ड लिखे होंगे, तो इसको हमने आर्मी अल्फा परीक्षण कह दिया। जो शाब्दिक परीक्षण होगा वो पढ़े लिखे लोगों के लिए था। ठीक है, इतना याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आर्मी अल्फा परीक्षण का सबसे पहले प्रयोग कहां हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ। ठीक है, याद रखना है शाब्दिक परीक्षण में पढ़े लिखे लोग थे और इसको कहा गया आर्मी अल्फा परीक्षण। ये पॉइंट 3 आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और 3 पॉइंट यहां से निकलेंगे कि आर्मी बीटा परीक्षण क्या था। आर्मी बीटा परीक्षण आपका अशाब्दिक था, ऊपर वाला बिल्कुल अपोजिट था। आर्मी अल्फा परीक्षण आपका शाब्दिक और आर्मी बीटा परीक्षण आपका क्या था, अशाब्दिक। ठीक है, यह इसकी विशेषता क्या थी, ऊपर वाला पढ़े लिखे लोगों के लिए था, लेकिन यह पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों लोगों के लिए था। इसमें भाई जो अनपढ़ होगा वो भैया अशाब्दिक, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो अनपढ़ होगा वो शाब्दिक तो पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन जो अनपढ़ होगा वो शाब्दिक तो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो अशाब्दिक को समझ लेंगे और शाब्दिक तो पहले ही से पढ़ लेते थे। सिंपल सी बात है, तो दोनों लोगों के लिए हो गया। इसमें शब्दों का महत्व तो नहीं होता है, तो भैया कोई भी महत्व तो नहीं है, क्योंकि यह है पहले से ही अशाब्दिक। यह भी आपके अमेरिका में हुआ, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कड़ी में क्या है दोस्तों, आपका है तीसरी कड़ी में, चौथी कड़ी में बुद्धि मापन। यहां से क्वेश्चन की सिलसिला यानी बहुत तेजी से बनता है। आपका क्या बनता है जरा बात करेंगे। देखो बुद्धि मापन, मैंने आपसे ऊपर बताया सूत्र में कि आईक्यू क्या है। आईक्यू का मापन की बात आए तो आप टर्मेन हो जाएंगे जनक, आईक्यू के जनक आ जाए तो आपके स्टर्न हो जाएंगे, जब भी मापन वर्ड लग जाए तो आपके टर्मेन। अब बात आती है बुद्धि मापन। अब बुद्धि मापन आ गई, यह 1905 में 1911 का काल कहा गया, इसको बिने का काल कहा गया, अल्फ्रेड बिने ने किया। इसमें बुद्धि मापन का सफल बनाने वाला प्रयोग किसने किया, बिने ने किया। सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किसने किया, अल्फ्रेड बिने साहब ने किया। तो दोनों पॉइंट लिख लेना है। अब बात आती है ये क्या बवाल है,
इस बवाल को समझ लिया तो आपको चुटकी में देखना, एक दिमाग 1 सेकंड में समझा दूंगा और जिंदगी में नहीं भूलोगे, जिंदगी में किताब नहीं उठाओगे। देखो मेरे भाई, बुद्धि मापन का काल जो है, मैंने कहा आपसे 1905 से 1911 का रहा। और किसका रहा? विनय का रहा। हम आपसे कह दें कि ये वाला सबसे पहले उठा लो, आपने लिख लिया होगा, नहीं लिख लिया होगा तो लिख लो, समझिए इधर लो। 1905 में आप जब आए, कौन आए? विनय साहब आए। इन्होंने क्या रखा आधार? इन्होंने बुद्धि को मापित किया मानसिक आयु पर, मेंटल एज पर मापित किया। तो क्वेश्चन क्या बना पहला, विनय ने किस आधार पर बुद्धि मापित की, बुद्धि का मापन किया? तो आपका आंसर होगा मानसिक आयु। ठीक है, कब की? 1905 से 1911 के मध्य। अगर मैं आपसे यह पूछ दूं कि विनय के पहले यानी 1905 के पहले का समय तो इधर ही तो होगा, और 1905 के बाद का इधर होगा। 1905, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इधर आ जाएगा 4, 3, है ना? तो ये बताओ, बुद्धि मापन जब हुआ था विनय के काल में तो मानसिक के आधार पर हुआ था, मेंटल एज के आधार पर हुआ था। और अगर मैं ये कह दूं कि विनय के पहले भी तो दुनिया होगी, तो उनके समय क्या होता होगा? उनके समय भी लोग होंगे, तो उस आधार पर क्या होता था? तो आपसे अगर ये पूछे कि 1905 के पूर्व या विनय के पूर्व बुद्धि का मापन कैसे होता था, तो शरीर के आधार पर। अब विनय के हिसाब से कैसे होता है? मानसिक के आधार पर। और जैसे ही विनय खत्म हो गए, विनय मरने के बाद एक सूत्र आया जिसको टर्मिन की बात करी गई है, यानी आईक्यू की बात करी गई है। तो ये बताओ, विनय के बाद में बुद्धि का मापन कैसे होने लगा? आप कहोगे सर बुद्धि लब्धि के अनुसार होने लगा, आईक्यू के अनुसार होने लगा। और आईक्यू का सूत्र हमने ऊपर आपको बताया है, MA/CA × 100, वास्तविक आयु अपान मानसिक आयु × 100, है ना? सिंपल सी बात हो गई। मानसिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले विनय ने किया, आपको 1 पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, विनय से पहले बुद्धि का मापन शरीर के आधार पर किया जाता था। स्टेटमेंट में आ जाए तो आप कर देना, क्योंकि वास्तविक में कि मानसिक आयु पर किया जाता था, लेकिन अब पहले क्या होता था? शरीर के आधार पर। विनय के मरने के बाद बुद्धि लब्धि का सूत्र आया, यहां पर सूत्र कर लीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा माफी चाहेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं शरीर के आधार पर। सबसे पहले देखो, शरीर के आधार पर तो होता था, लेकिन सबसे पहले किया किसने था? तो बुद्धि का मापन सबसे पहले किया था लेवेस्टर ने, ठीक है? और हमने आपको बताया कि बुद्धि का मापन लेवेस्टर ने किया था शरीर के आधार पर, लेकिन बुद्धि लब्धि का जनक स्टर्न को, और बुद्धि लब्धि जनक के मापन की बात करें तो आप टर्मेन। तो सारा पॉइंट क्लियर हुआ है, हर किताब आपकी फेल हो जाएगी। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें